यदि आज आपने ये नहीं समझा तो आपको क्या है आगे जो है प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हमें संधि, संधि क्या है, जुड़ना, मेल या योग। ये फिर है कि संधि में कौन कौन से जो है बेसिक चीजें होनी चाहिए, पहला पद दूसरा पद। और संधि होती कहाँ है, वर्णों के बीच होती है। कौन से वर्णों के लिए, जो प्रथम पद होता है उसका आखिरी वर्ण रहेगा उस शब्द का, और जो दूसरा पद रहेगा उसका पहला वर्ण रहेगा। अब यह है कि स्वर संधि, स्वर संधि का जब हम नाम ले रहे हैं तो स्वर मतलब क्या है, यहाँ से मतलब स्वर से मतलब है हमारा स्वर वर्ण। क्या है, स्वर वर्ण। यदि आपको संधि कठिन लग रही है तो आप जो है वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जो है अच्छे से संधि जो है समझ में आ जाएगी। और जो लोग नहीं देखे पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने संधि और संधि के प्रकार जो है संस्कृत में कितने होते हैं बता रही हूँ। स्वर संधि, स्वर संधि जो है संस्कृत में जो हमारी संधि है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तो है, उसमें जो हमारा पहला है स्वर संधि, उसी के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि होती क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। स्वर संधि भी, स्वर संधि की बात आएगी तो हमें अपने माइंड में ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्वर वर्ण है, ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत वही वर्ण आएंगे जो सिर्फ क्या है स्वर वर्ण है। ठीक है, तो संस्कृत में जो हमारा स्वर वर्ण है उसको हम क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच। आप लोगों को जब मैं पढ़ाई हूँ प्रत्याहार तो उसमें बताई हूँ कि जो हमारा पांडे जी ने जो संस्कृत वर्णमाला का सूत्र दिया है, अयोन, ऋक, एवं, एवोच, ये जो है हमारे 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है। और उसमें जो अच है वो हमारा इसके इन चारों सूत्रों के अंतर्गत हमारा जो है संस्कृत के जो स्वर वर्ण है वो सारे वर्ण आ जाते हैं। इसलिए स्वर वर्ण संधि पूछा जाए चाहे अर्थ संधि पूछा जाए, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि को हम और भी क्या कह सकते हैं, अर्थ संधि भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे अर्थ संधि पूछे या फिर हमारा स्वर संधि पूछे तो बात एक ही है। ठीक, अब स्वर संधि में सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि स्वर वर्ण आएगा, व्यंजन वर्ण समझिए इसमें कहीं भी नहीं आएगा। तो सीधी बात एक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस स्वर संधि की जब बात आएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, स्वर वर्ण करेगा। अब स्वर ये से जो अच हमारा क्या है, प्रत्याहार है। ठीक है, अब इस प्रत्याहार में हमारा कौन कौन सा वर्ण आ जाता है, अ, इ, उ, ड़। ड़ क्या हमारा एक संज्ञक वर्ण है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर आता है री, री, क भी हमारा एक संज्ञक वर्ण है, इसको हम नहीं लेंगे। आ, इ, उ, ऋ, ली, क, ए, ओ, अंगा, ये अंगा क्या है, एक संज्ञक वर्ण है। और फिर क्या आता है हमारा ए, औ, च भी क्या है, एक संज्ञक वर्ण है, उसको हम नहीं लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे जो 9 स्वर वर्ण है। अब इस 9 स्वर वर्णों में भी ये जो अ है हमारा, इसका मतलब क्या है, आ भी है। और जो हमारा प्लुत अ बनता है वो भी है। ठीक, इसी तरह ई का मतलब बड़ी ई भी है। ठीक है, फिर हमारा प्लुत ई भी है। ठीक है, इसी तरह उ भी है तो बड़ा उ भी है। और इस उ का प्लुत भी आ जाएगा। ठीक है, उ बराबर प्लुत वाला भी हो जाएगा, री भी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी जो है दीर्घ क्या आ जाएगा, री ऐसे बनेगा, 2 बार ऐसे घुमा रहेगा। देख लीजिए, जो छोटा री होगा ऐसे रहेगा और जो बड़ा री होगा उसमें एक बार ऐसे रहेगा फिर एक बार ऐसे और रहेगा। री, छोटा री और बड़ा री में भी आप लोग अंतर समझ लीजिए। ये जो री होगा तो एक बार ऐसे रहेगा, ये जो यहाँ पे ऐसे रहेगा ये एक बार रहेगा, और बड़ी री रहेगा तो यहाँ पे ऐसे 2 बार रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ री का मतलब री हो गया। और री का जो है प्लुत भी बनता है, लरी का, लरी का क्या है हमारा दीर्घ नहीं बनता है, तो ये सीधे क्या है हमारा प्लुत तो बनेगा लेकिन दीर्घ नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो ए ओ आई औ इसका क्या है, मिश्र नहीं बनता है। ये क्या है, बड़े हैं, बड़े स्वर है। ये क्या है, छोटे स्वर है। तो इनका जो है पांचों बनता है अ इ उ री, इनका जो है तीनों में बनता है, विश्व में भी, दीर्घ में भी, प्लुत में भी। तो यहाँ अ कहने का मतलब कि हमारा तीनों अ से है, ई कहने का मतलब तीनों ई से है, उ कहने का मतलब तीनों उ से है, री का भी री, लेकिन बस री जो है हमारा दीर्घ नहीं बनता है, सिर्फ प्लुत और विश्व बनता है, तो इसी में रहेगा। फिर बचा ए ओ आई औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण है। ठीक है, संस्कृत में इनको इन चारों को संयुक्त स्वर वर्ण भी बोलते हैं, मिश्रित स्वर वर्ण भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर वर्ण भी बोलते हैं। मिश्रित क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ए है और ओ है हमारा, ए जो है अ धन ई मिलकर बनता है, तब ए बना, ओ जो है अ धन उ मिलकर बनता है। इसी तरह फिर हमारा आई और औ भी 2 वर्णों को लेकर बनता है, इसीलिए इनको मिश्रित और संयुक्त भी वर्ण बोला जाता है। तो इनका क्या है, हिस्स नहीं बनता है। ठीक है, दीर्घ इसका रहेगा और क्या रहेगा, प्लुत रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब स्वर वर्ण कह दिया गया है तो ये जो हमारा अच में 9 स्वर वर्ण है तो उसमें जो है बड़ा ई छोटी ई ये भी ले लिया जाएगा। मैं यही बात समझा रही हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ छोटा अ है तो सिर्फ छोटा अ में ही संधि होगी, नहीं। अ कहने का मतलब पांडे जी ने अ कह दिया तो इसका मतलब कि जो हमारा 18 प्रकार का अ बनता है वो सारे अ लिए जाएंगे। ई कह दिया तो जो 18 प्रकार का ई बनता है वो पूरा लिया जाएगा। ऐसे ही उ लिया जाएगा, री लिया जाएगा, ऐसे सारे वर्ण 9 के जो है जो बनता है, जितना प्रकार 12 बनता है तो 12, 18 बनता है तो 18, सबके बारे में बात कही गई है। ये नहीं कहिए कि इनको नहीं लेंगे, उनको नहीं लेंगे, सिर्फ इन्हीं को लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब उन्होंने जो क्लास में बांटा है बच्चों को या स्वर वालों को उसमें वो सबको शामिल किए हुए हैं। अब ये होता है कि बेंच पे जो आगे बैठे रहते हैं उनको जो इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है, लेकिन उनको यदि एक को इंडिकेट कर दिया जाता है तो इसका मतलब पूरी क्लास को इंडिकेट कर दिया गया है। तो वही अच का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा स्वर वर्ण, वो स्वर वर्ण चाहे जितने भी हों। ठीक है, तो स्वर संधि की बात जब भी आएगी तो अपने माइंड में यही बैठाना है कि हमें काम कहाँ करना है, स्वर वर्णों पे करना। संधि कब होगी, स्वर वर्णों के बीच होगी, और जो परिवर्तन होगा वो भी किसमें होगा, स्वर वर्णों में ही होगा। स्वर संधि पूरा निचोड़ यही निकल के आता है। ठीक है, और स्वर संधि को हम अर्थ संधि भी कहते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और हमारा कुल मिला के स्वर वर्ण में क्या हो जाएगा, हमारा स्वर संधि में स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर क्या हो जाएगा, हमारा स्वर संधि। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो ये जो प्लस के इधर है इसको क्या बोलते हैं हम, पहला पद। ठीक है, और जो प्लस के इधर है इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा पद। ठीक है, तो पहले पद का तो आखिरी वर्ण रहेगा, कौन सा वर्ण रहेगा, आखिरी वर्ण। संधि किसमें होगी, पहले पद के आखिरी वर्ण में,
और जो दूसरा पद होगा उसका प्रथम वर्ण में, ठीक है। अब जैसे उदाहरण से हम समझा देते हैं। एक है हमारा उदाहरण हिमालय, क्या है हिमालय, ठीक है। पुस्तकालय है, रमेश है, दिनेश है, उपेंद्र है, महोत्सवी है, पवना है, पावना है, क्या कहते हैं तत्रेव, अत्रेव, अध्येव, ये सब क्या है स्वसंधि के ही उदाहरण है। तो अब देखिए जैसे हिमालय है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक वर्ण हमारा आया हिम और एक वर्ण आया हमारा आलय, ठीक है। तो यानी ये जो हिम है यहाँ पे क्या है पहला पद है और ये जो आलय है क्या है दूसरा पद है, ठीक। अब इस हिम में कभी जिसको पता है वो तो जान जाएगा कि यहाँ पे अ है माँ के साथ, लेकिन जिसे नहीं पता है तो वो माँ ही समझेगा। तो इस हिम को भी जब हम तोड़ेंगे और इस आलय को भी हम जब तोड़ेंगे तब हमारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब हिम को जब हम तोड़ेंगे तो हमें किसकी मात्रा लगी, छोटी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। और संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है क्या होता है अर्धमात्रिक होते हैं, इसलिए उनपे हलंत लगा हुआ साथ में रहेगा। कब हलंत नहीं लगा रहेगा, जब उसमें कोई स्वर वर्ण जुड़ा रहेगा तब। अब यहाँ पे ई अलग हो गया है, यानी ह क्या है हमारा हो गया। अब ये जो म है ये भी म व्यंजन वर्ण है, लेकिन यहाँ पे म पे विसर्ग हलंत लगा है नहीं लगा है, तो हलंत नहीं लगा है यानी इसका मतलब क्या है कि इसके साथ अ क्या है हमारा जुड़ा हुआ है। जब अ नहीं जुड़ा रहेगा तो ऐसे म के नीचे हलंत लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे म क्या पूरा है यानी अ इसके साथ क्या है जुड़ा हुआ है। अब इसी तरह दूसरा पद देखिए आलेह। अब इस आ में ये जो आ है स्वर वर्ण है, ठीक है। फिर ये जो ल है क्या है हमारा व्यंजन वर्ण है, ये ल यहाँ पे पूरा है यानी इसमें क्या जुड़ा है अ जुड़ा हुआ है। फिर ये जो य है ये भी पूरा है यानी इसमें भी हमारा क्या है अ जुड़ा है। तो हिम का टुकड़ा करेंगे चाहे आलेह का टुकड़ा करेंगे तो ये ऐसे पूरा जो है विस्तार रूप देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। अब ये जो हिम शब्द है इसको जब इसका हम जब वर्ण विस्तार किए या ये शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना है वो जब हम लिखते हैं, इसी तरह आलिया जो दूसरा पद है इसको जब हम टुकड़ों में लिखेंगे या इस वर्ण का वर्ण विस्तार करेंगे या फिर इस आलिया शब्द में कौन कौन से वर्ण मिलकर बने हैं उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो इस तरह से रूप बनेगा। अब देखिए कि आखिरी वर्ण यानी जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण यहाँ पे क्या आया है अ आया है। जो पहला पद हिम है इसका आखिरी वर्ण क्या आया है अ आया है। फिर ये जो आलिया है इसका जो पहला पद है प्रथम वर्ण, ठीक है, यानी दूसरा जो पद है उसका पहला वर्ण कौन सा है आ है, ठीक। और जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण कौन सा है ये अ है। अब संधि यहाँ से यहाँ नहीं होगी, कहाँ होती है पास में होती है, कहाँ होती है पास में निकटतम होती है। जो सबसे नजदीक वर्ण होगा उन्हीं वर्णों के बीच जो है संधि होगी। यहाँ पे जो नजदीक है प्लस ये इधर ये पास में है ये पास में है, ठीक है। तो इन दोनों को ये जोड़ देगा। मान लीजिए ये पसारना चाहिए, पसारने तो अपना हाथ है तो दोनों को पकड़ लेगा, लेकिन अब ये चाहे कि यहाँ से प्लस इसको पकड़ ले इसको पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा। अब हम ही मान लीजिए बीचों बीच खड़े हैं, हमको किसी को बचाना है तो जो इधर हमारे हाथ के पास जो हमारे हाथ तक पहुंच जाएगा इस हाथ तक पहुंच जाएगा उसी को हम पकड़ के ऐसे पकड़ के खींच के उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो वही संधि में भी है कि जो पास वाला वर्ण होगा उसी में संधि होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पहला पद होगा उसका जो आखिरी वर्ण होगा, ठीक है, ये भी हो सकता था माँ भी हो सकता था हाँ भी हो सकता था, लेकिन क्यों क्योंकि यहाँ पे संधि क्या दूर हो जाती है, इसलिए संधि जो है कब होती है पास वाले अक्षरों के बीच ही होती है। यहाँ पास वाला अक्षर कौन सा है और आ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दी कि पहले पद का आखिरी वर्ण जो रहेगा उसमें संधि होगी और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण होगा उसके बीच संधि होगी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब ये देखिए ये भी अ है ये भी अ है, तो यानी अ धन अ मिलकर क्या हो जाएगा हमारा आ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो अ धन ये छोटा आ है ये बड़ा आ है, बना क्या हमारा आ बना, ठीक। तो कौन सा वर्ण ये भी अ क्या है स्वर वर्ण है, ठीक है। और ये वाला जो आ है ये भी स्वर वर्ण है और जो बन के आया है जो हमारा आ जो है बन के आया है वो भी क्या बना है आ ही बना है। इसका आप अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे ये जो पहला पद है इसमें जो ये अ है ये भी क्या है स्वर वर्ण है ना। स्वर वर्ण अ की गिनती किसमें की जाती है व्यंजन वर्ण में तो की नहीं जाती है, स्वर वर्ण में की जाती है। यानी जो दूसरा पहला पद है उसका आखिरी वर्ण क्या है स्वर वर्ण है। अब प्लस फिर ये जो आ है ये भी क्या है स्वर वर्ण है, क्या है स्वर वर्ण। और बना भी क्या हमारा स्वर वर्ण ही बना है। ये जो आ है ये भी क्या है स्वर वर्ण ही है। तो कुल मिला के स्वर संधि स्वर वर्णों के निकटतम आने पर जो परिवर्तन होता है और वो जो परिवर्तन होता है स्वर में ही होता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप कि जो स्वर संधि कब होगी कि जब पहला जो पद होगा उसका आखिरी वर्ण क्या होना चाहिए स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए स्वर होना चाहिए। यानी स्वर प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि। पूरा निचोड़ निकल के यही आया कि स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि। ये है हमारा स्वर संधि का मतलब पूरा जो है डिटेल में पूरा निचोड़ यदि हम निकाल लें तो स्वर संधि में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है कि स्वर संधि स्वर वर्णों के बीच ही होगी, ठीक। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो दूसरा पहला पद होगा उसका आखिरी वर्ण भी क्या होगा स्वर संधि होगा और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण भी क्या होगा स्वर वर्ण ही होगा और परिवर्तन भी किसमें होगा हमारा स्वर वर्ण में ही होगा, ठीक। आज उदाहरण देखना चाहें तो बता दे रही हूँ। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग बहुत पढ़ते हैं रमेश, क्या पढ़ते हैं रमेश। अब इसको जब हम तोड़ेंगे रमेशा शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनता है हमारा शब्द रमाधन ईश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा ये जो म है म में आ लगा हुआ है, ठीक। और ये जो ईशा में है ई ये भी क्या है ई स्वर वर्ण ही है। जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं अच्छे से विस्तार करके लिख रही हूँ। अब ये जो र है र पूरा है यानी इसमें क्या हमारा जुड़ा है अ जुड़ा है। क्यों क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, बिना स्वरों के वो पूरे नहीं माने जाते। कब पूरे होंगे जब उसमें प्लस अ या कोई स्वर वर्ण जुड़ा रहेगा तब। तो अ जो है हमेशा जुड़ा रहता है। तो इस र को जब तोड़ेंगे तो धन अ हो गया, ठीक। फिर माँ है
म में कौन सा आ का मात्रा लगा है, बड़ा आ का मात्रा लगा है, ठीक है। अब ये रमा शब्द का जो है वर्ण विस्तार कह लीजिए, चाहे विस्तार रूप कह लीजिए, या रमा शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना है वो कह लीजिए। ये जो वर्ण मिलकर बनते हैं तो शब्द बनते हैं, ठीक। और जब शब्दों से मिलते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। ये मैंने वर्ण विचार में जो वीडियो बनाई है वर्ण विचार, उसमें मैं बताऊंगा अच्छे से। तो इस रमा शब्द को जब हम तोड़ेंगे इस तरह, तो ये आ आया। फिर अब चलिए ईसा को तोड़ लेते हैं। ई क्या है, हमारा स्वर वर्ण है, तो ये पूरा लिखाएगा, ठीक, क्योंकि ये तो स्वतंत्र है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरा है। संस्कृत में जो स्वर वर्ण होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, पूरे होते हैं, उनको किसी भी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है वो स्वरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए इनको क्या है, हमेशा स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब जब ईशा शब्द को तोड़ेंगे तो ईशा स जो है पूरा है, यानी और इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या गया, विसर्ग आ गया। अब देखिए ये जो हमारा पहला पद है और ये क्या है, हमारा संधि का दूसरा पद है। तो नियम क्या है कि जो पहला पद है उसका आखिरी वर्ण, ये जो आखिरी वर्ण है, और पहले पद का पहला वर्ण, अरे दूसरे, सॉरी मैं गलत बोल दी, दूसरे पद का पहला वर्ण, ठीक। अब दोनों देखिए स्वर वर्ण है कि नहीं, ये अ भी क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक। अब फिर ये जो ई है ये भी क्या है, स्वर वर्ण है। अब ये अ और ई मिलके क्या बनता है, हमारा ए बनता है, क्या बनता है, ए, ठीक है। तो अब जब हम रमाधन ईशा जोड़ते हैं तो यहाँ पे भी स्वर वर्ण है, यहाँ पे भी स्वर वर्ण है, फिर से वही बात आ गई ना, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि, यानी रमेशा शब्द में भी हमारा क्या है, स्वर संधि ही है, ठीक। अब इसी तरह हमारा है, और देख लीजिए भानुदय, क्या है, भानु उदय। अब इसमें देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक शब्द बनेगा भानु, फिर एक शब्द बनेगा हमारा उदय, ठीक है, भानुधन उदय। अब इस भानु शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो अंत में इसको भी तोड़ के देख लीजिए, मान लीजिए आप नहीं कटाएंगे तो भ में आ का मात्रा जुड़ा है, यानी आ का मात्रा ले लेंगे, फिर क्या है, न है, फिर इस न में क्या जुड़ा है, ऊ का मात्रा जुड़ा है, इसका जुड़ा है छोटा ऊ का, तो यानी छोटा ऊ है, फिर प्लस हमारा ये जो उदय है इसको तोड़ेंगे तो ऊ क्या है, स्वर वर्ण है, तो इसमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर ये जो द है व्यंजन वर्ण है, यानी पूरा है, तो यानी क्या जुड़ा है साथ में, अ हमारा जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यह भी पूरा है, यानी यह में हमारा क्या है, अ जुड़ा हुआ है। तो ये तो है उदय शब्द का विस्तार हो गया, और ये क्या हो गया, भानु शब्द का विस्तार हो गया। अब ये जो भानु शब्द है पहला पद है संधि का, अब इसका आखिरी वर्ण लेंगे, तो भानु का शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, ये है, ठीक है, यहाँ से देखिए अलग है, ये भानु शब्द का है टुकड़ा और ये उदय शब्द का टुकड़ा है, यानी किन किन वर्णों से मिलकर बना है, वर्ण विस्तार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण विस्तार, यानी उदय शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना है, और ये जो भानु शब्द है किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो ये जो भानु शब्द है प्रथम संधि का जो है प्रथम पद या पहला पद है या पूर्व पद है, और जो उदय है संधि का दूसरा पद या द्वितीय वर्ण या उत्तर पद, ठीक है। अब इसमें पहले पद का जो आखिरी वर्ण लिए वो भी क्या है, स्वर वर्ण है, और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण लिए वो भी क्या है, हमारा स्वर वर्ण है। तो ऊ भी स्वर वर्ण है, ऊ भी, ये वाला भी उदय का भी ऊ क्या है, स्वर वर्ण है, और दोनों ऊ मिलकर क्या बना दिए, बड़ा ऊ, ठीक है। अब ये जो भानु में छोटा ऊ लगा था, अब यहाँ पे मात्रा कौन सी लग जाएगी, बड़े ऊ की लग जाएगी, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, भानु उदय, ठीक है, क्या हो जाएगा, भानु उदय। यहाँ पे मैं गलती हो गई, ऊ की मात्रा जो बड़ा लगाना था मैं भूल गई, इसको सही कर लीजिए, भानु उदय, ठीक है। तो भानु धन उदय इसको तोड़ेंगे तो ये हुआ, इसका आखिरी वर्ण ये भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है। कुल मिलाकर मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्ण ही आपको मिलेंगे, ठीक। तो स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि, बात आ गई, यानी जब भी स्वर वर्णों के बीच मिलने से जो परस्पर विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा स्वर संधि कहलाएगा। तो स्वर की सीधी बात, स्वर संधि हम किसे कहेंगे, स्वर संधि जो है जब दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार, विकार का मतलब क्या हुआ, यहाँ परिवर्तन से, ठीक है, किससे है, विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन, ठीक है। जब दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार, मैं लिख दे रही हूं ब्रैकेट में, जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को मैं इजी वे में लिखा रही हूँ, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके उदाहरण में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब उदाहरण में हमारा बहुत सारे उदाहरण है, फिर इसके बाद स्वर संधि के प्रकार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वर संधि में जो हमारा उदाहरण आता है, क्या आता है, पुस्तकालय, अनाथालय, हिमालय, ये सब क्या है, फिर है महेश दिनेश, फिर है महोषधि, ठीक है, फिर गंगोदकम, और क्या है हमारा अत्रयम है, ये भी हमारा क्या है, स्वर संधि का ही उदाहरण है। आइए जो हम पढ़ते हैं पवनम नयनम, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, स्वर संधि का ही, पवनम नयनम, ये सभी क्या है, हमारे स्वर संधि के ही उदाहरण है, ठीक। भानुदय, सूर्योदय, ये सब हमारे किसके उदाहरण है, स्वर संधि के लिए। बहुत सारे उदाहरण है, स्वर संधि के जो उदाहरण है बहुत सारे, पूछे भी जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई पूरी बात। अब सबसे नीचे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग क्या लिखेंगे कि आप लोगों को संधि कैसे याद रहेगी, स्वर संधि। तो स्वर संधि को मतलब इजीली याद रखने के लिए अपने माइंड में हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण, क्या कहेंगे, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
स्वर संधि। ठीक है, मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जांपल देके बता दिए। अब और भी एग्जांपल देने को दे सकते हैं, लेकिन क्या है वीडियो लंबी हो जाएगी, और अब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं है, तो मेरा भी मन जो है मतलब थोड़ा वो हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ और आप लोग देखते नहीं है, तो मैं सोचती थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को बताऊं, क्योंकि भाई आप लोगों का ओपिनियन कह लीजिए चाहे या माइंड सेट है कि जिसका भाई ज्यादा सब्सक्राइबर रहेगा या ज्यादा जो है, ठीक है मैं मानती हूँ क्वालिटी नहीं है, चाहे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है वो तो मैं आप लोगों को अवेलेबल करूंगी करूंगी। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास बेटर संसाधनों के साथ है उसके पास जो है सब कुछ जो है बेटर देन बेस्ट है, नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को छोटे लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी वो बहुत सारा ज्ञान होता है जो उन क्रिएटर्स के पास नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका नहीं, उनका नहीं, आपको जिसका देखना है उसको आप लोग देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मतलब मैं लंबी अभी मैं मेरा जो है शुरुआती दौर है, तो मैं लंबा वीडियो इसलिए नहीं ज्यादा बना रही हूँ कि कोई अब कुछ लोग देखते भी हैं तो पहले ये देखते हैं कि कितने मिनट का है वीडियो, उसके बाद उसको देखते हैं, जो छोटा है तो कहते हैं चलो 5 मिनट का है देख लेते हैं क्या बता रहा है। अब अभी भले वो एक एक बात बता के अच्छे से 1 घंटा का वही वीडियो बना देगा, तो पहले करेंगे 1 घंटा का है, चलो हटाओ, तुरंत खोलेंगे बस देखेंगे कि हाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, चलो हटाओ क्या बताएंगे, ये रहता है माइंड सेट तक, तो वो मैं नहीं करना चाहूंगी। अभी जो है स्वर संधि क्या होती है उसको मैंने अच्छे से बता दिया, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है वो मैंने बता दिया, तो ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट स्वर संधि से रिलेटेड, कि स्वर संधि में हमारा स्वर वर्ण ही काम करेगा, चाहे वो पहले पद का वर्ण हो चाहे दूसरे पद का वर्ण हो, दोनों में हमारा कौन सा वर्ण काम करेगा, स्वर वर्ण ही काम करेगा। तो दूसरे पहले पद का अंतिम वर्ण रहेगा वो स्वर वर्ण होना चाहिए, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो है हमारा क्या होना चाहिए, स्वर वर्ण होना चाहिए, और दोनों स्वर वर्ण मिलकर ही हम क्या बनाएंगे, स्वर वर्ण ही बनाएंगे। ठीक है, बनेगा जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे दाल चावल बनाए, दाल चावल बना, खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में हम दाल भी डालते हैं चावल भी डालते हैं, ठीक है, दाल और चावल को यदि हम अलग बनाए तो वो खाने खाने वाली ही चीज है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करके बनाते हैं तो भी हमारा क्या खाने वाला चीज ही बनता है। जैसे दाल प्लस चावल अलग अलग बनाए या अलग अलग लेके खाएं तो दोनों क्या खाने के रूप में ही गिना जाता है, और दोनों को मिला के भी यदि हम बनाए तो क्या बना, खाने लायक खाना ही बना, यानी जब दाल चावल को मिला देते तो खिचड़ी बन जाता है, तो खिचड़ी भी क्या है, खाना ही बना है। मेरे समझाने का मतलब यही है कि स्वर संधि में स्वर वर्ण ही रहेगा, चाहे प्रथम पद का वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, चाहे दूसरे पद का प्रथम वर्ण हो, और बनेगा क्या हमारा, स्वर वर्ण ही बनेगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है समझ में आई होगी, और आप लोगों को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को जो है आप लोग लाइक जरूर करिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ हाइप भी का भी सुन रहे हो बटन आता है, मुझे कभी ये भी नहीं पता है कि हाइप का भी बटन आ गया है, बस देखते हो वीडियो तो उसमें दिया रहता है कि आप जो है यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि मतलब आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको कहना है कि हाँ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो ये क्या है फॉर्मेलिटी भी है, आप लोगों को करना ही करना है, तो बहुत कुछ है। तो आप लोग ये मत पता करिए मतलब आ गया तो लाइक मांग रहे हैं, सब्सक्राइब मांग रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप लोग बेटर है, अच्छे हैं, मैं जानती हूँ, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो, आप लोग जरूर सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। लेकिन मेरा सिद्धांत बस यही है कि जो बच्चे हैं संस्कृत प्रिय हैं, संस्कृत जो हमको कठिन लगते हैं, तो उनका जो मार्गदर्शक है मैं बन सकूं, उन लोगों को मेरे पास जो ज्ञान है मैं उन लोगों को सरलतम रूप में दे सकूं, तो संस्कृत को सरलतम रूप से सीखने के लिए आप लोग जो है मेरे साथ जरूर जुड़िए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं संस्कृत प्रिय हैं और बिगनर बच्चे हैं चाहे क्लास 6 से ऊपर के हैं, क्योंकि संधि समास कारक ये सारे टॉपिक क्या हमारा हर लेवल पे रहता है, तो अभी तो मैं बिगनर बेस पे ही पढ़ा रही हूँ, और मेरा मेन जो उद्देश्य बिगनर बेस पे ही है कि इन बच्चों को जो है अभी यूट्यूब पे बड़ी बड़ी जो है क्लासों के लिए बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने के लिए, छोटी क्लासों को बहुत कम पढ़ाने के लिए लोग हैं, तो मैं इसलिए जो है संस्कृत उन्हीं लोगों को ये रिफर करूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक जो है आप लोग स्माइल करिए और लाइफ में जो है आगे बढ़िए, आप लोग अपना जो कोई उद्देश्य बनाए उसको जरूर पाइए। ठीक है, विवेकानंद जी ने कहा है उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।